अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड मौजूद है जिसे एल्काट्राज आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यूं तो यह आइलैंड कभी लाइट हाउस, कभी फोर्ट तो कभी मिलिट्री प्रिजन के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन 1934 में इसे फेडरल प्रिजन में तब्दील कर दिया गया। 22 एकड़ में फैला हुआ यह आइलैंड समुद्र में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ था। इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। 1934 से लेकर 1963 के बीच इस जेल में एक से बढ़कर एक खूंखार कैदियों को रखा गया, जिनमें एल कैपोने, जॉर्ज केली, एल्विन कॉपर्स और रॉबर्ट स्ट्राउड जैसे खतरनाक मुजरिम शामिल थे। देश के टॉप क्रिमिनल्स को कैद में रखने के लिए इस जेल को इस तरह से तैयार किया गया था कि किसी भी कैदी का यहाँ से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। एक और जहां ये आइलैंड चारों तरफ से पैसिफिक ओशन के ठंडे पानी और तूफानी लहरों से घिरा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर ये अंदर से बेहद मजबूत था। जेल की सख्त सलाखें, हाईटेक सिक्योरिटी, चारों तरफ 12 फुट की कंटीले तारों की 2 फेंसेस, वॉच टावर्स पर 24 घंटे तैनात गार्ड्स और पूरे दिन में 12 बार कैदियों की जांच जैसे सख्त नियमों ने इस जेल को और भी मजबूत बना रखा था। ऐसी कड़ी निगरानी और सख्ती के कारण ये जेल कैदियों के लिए नर्क बना हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं ज्ञान चैनल। जिन भी कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, उन्हें या तो पकड़ लिया गया या फिर वे मारे गए। एल्काट्राज जेल के इसी अल्टीमेट मैक्सिमम सिक्योरिटी की वजह से इसे द इनएस्केपेबल प्रिजन का दर्जा भी हासिल था, यानी एक ऐसी जेल जहां से भागा नहीं जा सकता था। लेकिन 12 जून 1962 की सुबह अपने साथ एक ऐसी खबर लेकर आई जिसने इस जेल के रुतबे और उसकी सिक्योरिटी को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। दुनिया की सबसे मजबूत जेल तोड़ी जा चुकी थी। एक नहीं, 3 कैदी रात के अंधेरे में पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो चुके थे। पीछे रह गए थे तो बस उनके नकली पुतले जो पुलिस की नाकामी पर मुस्कुरा रहे थे। जेल का चप्पा चप्पा छाना गया, समुद्र में तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को भागे हुए कैदियों का साया तक नहीं मिल पाया। पुलिस क्या, FBI और US मार्शल जैसी अमेरिका की टॉप लेवल एजेंसीज ने भी उन्हें ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन ना तो भागे हुए कैदियों की लाश मिली और ना ही उन्हें जिंदा पकड़ा जा सका। आज 60 से ज़्यादा सालों के बाद भी ये प्रिजन ब्रेक एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसकी परतों को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। इतिहास के सबसे मजबूत प्रिजन ब्रेक की कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं, जिसमें पहला शख्स है एलन वेस्ट, जो चोरी के आरोपों में 20 से ज़्यादा बार गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे जा चुका था। उसके बार बार क्राइम करने और जेल से भागने की कोशिशों की वजह से उसे 1957 में एल्काट्राज की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। कहानी का दूसरा मुख्य किरदार एक ऐसा शातिर और चालाक मुजरिम है जिसका IQ 133 था। इसका नाम था फ्रैंक मॉरिस, जिसे 11 साल की उम्र में ही उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था और वह 13 साल की उम्र से ही क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा था। जेल के चक्कर काटते हुए उसकी आधी जवानी निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके गुनाह नहीं रुके। एक बार जब उसने एक बड़ी बैंक रॉबरी की तो उसे लुइजियाना स्टेट पेनिटेंशियरी में कैदी बना लिया गया, लेकिन ये शातिर मुजरिम कई जेलों की तरह वहां से भी भाग निकला, जिसके बाद उसे पकड़कर 14 साल की सजा काटने के लिए जनवरी 1960 में अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल एल्काट्राज भेज दिया गया। इस कहानी के तीसरे और चौथे किरदार जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन है। ये दोनों भाई थे जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही लूट, फरेब और डकैती करना शुरू कर दिया था। चोरी के अलावा कोई और काम जो इन दोनों भाइयों को ढंग से आता था वो था स्विमिंग। दोनों भाई तैराकी में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी चोरी की आदत ने उन्हें एल्काट्राज पहुंचा दिया। कोलंबिया सेविंग बैंक्स को लूटने के जुर्म में जहां जॉन एलिंग को 1960 के अंत में 15 साल के लिए, तो वहीं क्लेरेंस एंगलिन को 1961 की शुरुआत में 10 साल के लिए एल्काट्राज प्रिजन में कैदी बना लिया गया। एलन वेस्ट, फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स, इन चारों कैदियों में 2 बातें सेम थी। पहली ये कि ये चारों ही चोर थे और दूसरी ये कि एल्काट्राज आने से पहले ये जिन जिन जेलों में बंद थे वहां से भागने की कई बार कोशिशें कर चुके थे। इसलिए इन्हें एल्काट्राज जैसी मजबूत जेल में लाया गया जहां से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया था। लेकिन ना तो पुलिस ऑफिशियल्स को और ना ही एल्काट्राज को इनएस्केपेबल प्रिजन कहने वालों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये कैदी वो कर दिखाएंगे जो इससे पहले कोई भी नहीं कर पाया था, जिससे एल्काट्राज की शान और रुतबे में हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। एक जैसी फितरत होने की वजह से चारों कैदियों को दोस्त बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। मैस में खाना खाना हो या किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना हो या फिर ड्यूटी का कोई काम करना हो, ये जब भी अपनी अपनी सेल से बाहर होते थे तो एक दूसरे के नज़दीक रहकर
सबकी नज़र से बचते हुए फुसफुसा कर एल्काट्राज से भागने की बातें करते थे। एक तरह से इन चारों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, जहां फ्रैंक मॉरिस काफ़ी इंटेलिजेंट था और भागने का एक जोरदार प्लान बना सकता था, तो वहीं एलन वेस्ट वहां कई सालों से होने की वजह से भागने के लिए ज़रूरी सामानों का जुगाड़ कर सकता था। उसने 3-4 सालों में यहाँ रहते हुए जेल की बनावट और उसके लूप होल्स के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। इसके अलावा जॉन और क्लेरेंस एंगलिन स्विमिंग में माहिर होने के कारण एल्काट्राज के चारों ओर समुद्र को पार करने की तरकीब सोच सकते थे, लेकिन इनके सामने परेशानी ये थी कि ये अलग अलग ब्लॉक में कैद थे। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सभी को एक ही ब्लॉक में एक दूसरे की सेल के आसपास होना बहुत ज़रूरी था। साथ ही सरप्राइजिंगली उन्होंने ये भी पता कर लिया था कि ब्लॉक बी ही एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर की वेंटिलेशन शाफ्ट कंक्रीट से सील्ड नहीं है, यानी अगर कोई भागने का चांस था तो वो केवल ब्लॉक बी में रहकर ही हो सकता था। इसीलिए बहुत चालाकी से काम लेते हुए उन्होंने किसी तरह जेल स्टाफ को मना लिया और चारों कैदी बी ब्लॉक में एक दूसरे के आसपास वाली सेल्स में शिफ्ट हो गए। उनका पहला टारगेट अचीव हो चुका था और अब चारों ने वहां से भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। बी ब्लॉक सेल की वेंटिलेशन शाफ्ट कमजोर थी और कंक्रीट से सील्ड नहीं थी। वहां तक पहुंचकर कैदी छत पर चढ़ सकते थे और फिर वहां से भाग सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें उनके सेल का वेंटिलेशन क्रेट बाहर निकलने का अच्छा जरिया लगा। दरअसल हर कैदी की सेल में वेंटिलेशन के लिए एक मेटल की जाली होती थी, जिसके पीछे एक बंद यूटिलिटी कॉरिडोर था जहां बहुत सारी पाइपलाइंस और हीटिंग डक्ट्स होते थे। वहां बहुत कम बार ही किसी का आना जाना होता था। सेल के पीछे का ये बंद कॉरिडोर इसी वजह से अनगार्डेड होता था। साथ ही इससे होकर छत की वेंटिलेशन शाफ्ट तक आसानी से जाया जा सकता था। उन्होंने प्लान बनाया कि अगर किसी तरह से उनके सेल की वेंटिलेशन ग्रेट्स को तोड़कर उसके आसपास के हिस्से को खोदकर होल को बड़ा कर दिया जाए तो उसके जरिए सेल से कॉरिडोर की तरफ निकला जा सकता है। इस प्लान के बाद चारों कैदियों ने वेंटिलेशन ग्रेट के चारों ओर कंक्रीट की 8 इंच मोटी मजबूत दीवार को खोदना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके लिए किचन से चुराई गई मेटल की चम्मच का इस्तेमाल किया। साथ ही प्रोसेस को फास्ट करने के लिए उन्होंने वैक्यूम क्लीनर मोटर से एक ड्रिल भी तैयार कर ली थी। दीवार को खोदने का काम म्यूजिक आवर के वक्त किया जाता था, जब सभी कैदियों के लिए जेल में हर दिन 1 घंटे के लिए तेज आवाज में म्यूजिक बजता था। इस तरह किसी को भी उनके काम की भनक नहीं लगती। साथ ही ये काम बारी बारी से किया जाता था। उनमें से कोई व्यक्ति गार्ड्स पर नजर रखता था और बाकी लोग अपना काम चालू रखते। इस तरह सभी की नज़रों से बचते हुए खुदाई की जाती रही। दिन, हफ्ते और कई महीने गुजर जाने के बाद चारों ने आखिरकार अपनी अपनी सेल में सिंक के नीचे मौजूद वेंटिलेशन ग्रेट के आसपास इतना बड़ा सुराख कर लिया कि वे आसानी से वहां से पीछे बंद कॉरिडोर में निकल सकते थे। होल्स को छुपाए रखने के लिए उन्होंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स और कार्डबोर्ड से बनाए नकली वेंटिलेटेड ग्रेड का इस्तेमाल किया, ताकि बाहर से देखने पर सेल के अंदर सब कुछ नॉर्मल लगे। उनके निकलने के लिए एक तरह से टनल तो तैयार हो ही चुकी थी और अब अगर वो चाहते तो किसी भी रात वहां से वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचकर उसे खोलकर छत पर जा सकते थे और वहां से गार्ड्स की नज़रों से बचते बचाते भाग सकते थे, जिसकी वजह से अभी तक के सारे एस्केप्स नाकाम रहे थे। इसीलिए उन चारों ने सब्र रखते हुए ठंडे पानी और तूफानी लहरों को पार करने के लिए लाइफ जैकेट, बोट और पैडल जैसे ज़रूरी सामान बनाने का फैसला किया। ये सब बनाने के लिए उन्होंने वेंट की जगह किए सुराख से निकलकर कॉरिडोर के रास्ते अपनी सेल ब्लॉक के ऊपर एक सीक्रेट वर्कशॉप बनाने का फैसला किया, जहाँ वे छुपकर अपने काम को अंजाम दे सकते थे। लेकिन ऐसा करने में मुश्किल इस बात की थी कि वे अगर अपनी सेल से बाहर रहकर ये काम करते तो उन्हें उनकी सेल में ना देखकर गश्त लगाने वाले गार्ड्स को उनके भागने के प्लान का मालूम पड़ जाता। इसीलिए गार्ड्स को चकमा देने के लिए उन्होंने प्लास्टर, टॉयलेट पेपर, साबुन और टूथपेस्ट से डमी हेड्स तैयार किए और उन्हें ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए उन पर पेंट कर दिया और सर पर बाल लगा दिए गए, जिन्हें क्लेरेंस एंगलिन ने जेल सैलून से कैदियों के बाल काटने के दौरान इकट्ठा किया था। अब जब भी उन्हें रात के समय सेल से बाहर रहकर यूटिलिटी कॉरिडोर के अंदर अपनी सीक्रेट वर्कशॉप में काम करना होता था तो अपने अपने पुतले को बेड पर सुलाकर उसे गर्दन तक कंबल में ढक देते थे, जिसके अंदर बॉडी की शेप में कपड़े भरे होते थे। सेल के बाहर से देखने पर गार्ड्स को यही लगता था कि कैदी सो रहे हैं। इस तरह सेल से बाहर रहने का नुस्खा निकालकर चारों शातिर कैदियों ने भागने के लिए अपनी सीक्रेट वर्कशॉप में कई ज़रूरी सामान बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने किचन, लॉन्ड्री और वर्कशॉप समेत कई जगहों से बहुत सारा सामान चोरी किया और कई ज़रूरी चीज़ें तैयार कर ली।
उन्होंने 50 से ज़्यादा रेनकोट से लाइफ जैकेट्स और रबर राफ्ट को तैयार कर लिया था, जिसका आइडिया उन्हें उनके पास मौजूद एक मैगजीन से मिला। इस रबर राफ्ट को फुलाने के लिए फ्रैंक मॉरिस ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करसेंटीना का इस्तेमाल किया। इसके अलावा लकड़ी के टुकड़ों और चुराए गए स्क्रू से नाव के लिए पैडल भी तैयार कर लिए गए। जहां कई महीनों की तैयारी में इतना सब कुछ कर लिया गया था, तो साथ ही उन्होंने सेल हाउस के टॉप में मौजूद वेंटिलेशन शाफ्ट को भी ढीला करना शुरू कर दिया था, जहां से निकलकर उन्हें भागना था। इस तरह उनके भागने का प्लान लगभग पूरा हो चुका था। हर दिन की तरह 11 जून 1962 का दिन भी एल्काट्राज जेल के लिए एक आम दिन था। शाम ढलने के बाद जेल में सभी कैदियों ने मेस में खाना खाया और वापस आकर अपनी अपनी सेल में बंद हो गए। उसके कुछ देर बाद डेली रूटीन की तरह गार्ड्स ने सभी की सेल्स में झांककर काउंटिंग की और रात करीब 9:30 बजे जेल की लाइट्स को कैदियों के सोने के लिए बंद कर दिया गया। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो एल्काट्राज के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखें। अब मैं चलता हूं दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई का ज़रूर रखें ध्यान। जय हिंद, जय भारत।